महाकुंभ में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी। शाम 6 बजे तक 71,74,000 श्रद्धालुओं ने किया स्नान। अब तक 39 करोड़ से ज्यादा लोग कर चुके हैं पवित्र स्नान। हरियाणा के सीएम सैनी ने संगम में किया स्नान और पूजा पाठ, व्यवस्था की जमकर तारीफ की। पाकिस्तान से महाकुंभ पहुंचा पाकिस्तानी हिंदुओं का जत्था। पाकिस्तान से आए इस ग्रुप में डॉक्टर, इंजीनियर और कारोबारी शामिल। महाकुंभ पहुंचे पाकिस्तान के श्रद्धालुओं ने महाकुंभ में व्यवस्था की तारीफ की। पाकिस्तानी श्रद्धालुओं ने कहा, महाकुंभ में शानदार व्यवस्था। प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक। कहा, पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में जिस तरह से तैयारी की गई उसे बयां करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। प्रयागराज महाकुंभ में उमड़ रहा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। स्वच्छता और इंतजामों से प्रभावित हुए श्रद्धालु सीएम योगी का किया गुणगान। महाकुंभ में लगे खादी ग्रामोत्सव के कैंप। श्रद्धालुओं को मिल रही किफायती दामों में अच्छी चीजें, हैंडमेड सामानों की खूब हो रही बिक्री। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर ने कहा, जो सनातन के साथ हम उसके साथ मोदी जी के नेतृत्व में ही सुलझ सकता है मथुरा और काशी का विवाद। महाकुंभ में साध्वी सत्यप्रिया गिरी का हुआ पट्टाभिषेक। निरंजनी अखाड़े की छावनी में महामंडलेश्वर की उपाधि से किया गया विभूषित। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने संगम में किया स्नान। देश की सुख, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। सबसे पहले बात महाकुंभ मेले की। महाकुंभ मेले में 25वें दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। शाम 6 बजे तक 71,74,000 श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया है। 10 लाख कल्पवासियों ने स्नान किया है। इस तरह महाकुंभ में 39 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में स्नान कर चुके हैं। तो महाकुंभ मेले में भारी भीड़ उमड़ी है। संगम नगरी में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। 39 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु जो है वो स्नान कर चुके हैं। भारी भीड़ महाकुंभ मेले में उमड़ी हुई है। आज 71,74,000 लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। महाकुंभ में आज हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने संगम में डुबकी लगाई। इसके बाद उन्होंने नाव से पूरे संगम के नजारे को देखा। महाकुंभ के इंतजाम को लेकर सीएम सैनी ने योगी सरकार की तारीफ की और कहा कि मेरा सौभाग्य है कि संगम में डुबकी लगाई और योगी सरकार ने बहुत शानदार इंतजाम किए हैं। इतनी अच्छी व्यवस्थाएं यहां पर जो की है, मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। अच्छी बड़ी व्यवस्थाएं और लाखों की संख्या में हर रोज महाकुंभ में एक हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार हैं, हमारी सनातन संस्कृति को जो इस महाकुंभ के अंदर आकर के लाखों लोग अपनी पवित्र आस्था की डुबकी संगम में लगा रहे हैं। और व्यवस्थाओं की दृष्टि से मैं इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और सभी को बधाई देता हूं। संगम की धरती पर आयोजित हो रहे महाकुंभ मेले में मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह भी पहुंचे। उन्होंने अरेल घाट पर मोटरबोट से त्रिवेणी संगम जाकर संगम में स्नान किया। इस मौके पर मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि हमने मणिपुर के लिए प्रार्थना की और महाकुंभ में आकर डुबकी लगाना सौभाग्य की बात है। महाकुंभ मेला, इसमें हम आके शांति के लिए, अपने स्टेट का प्रजा का शांति के लिए, अपने देश भारत का शांति के लिए, अपने सुख, सबका सुख देने के लिए हम प्रार्थना करने आए हैं। हम आज सब अपने कैबिनेट टीम आके यहाँ पे स्नान करने के बाद हम लोग को सुख, पीस मिला है। वी आर फीलिंग
peace in our mind. केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक ने महाकुंभ के इंतजामों को लेकर पीएम मोदी और सीएम योगी की काफी तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में जिस तरह से तैयारी की गई है उसे व्यक्त करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। महाकुंभ में डुबकी लगाई किस तरीके से नायब सिंह सैनी ने और एन बीरेन सिंह ने, ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धालुओं को काफी सुविधा मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इंतजामों की तारीफ की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार जताया गया। वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। महाकुंभ में 3 अमृत स्नान के बाद अखाड़े रवाना होने की तैयारी में जुट गए हैं। धर्मध्वजा के बंधन ढीले किए जा रहे हैं। जूना अखाड़ा महाकुंभ से जाने से पहले कढ़ी पकौड़ी प्रसाद के रूप में बांटने की तैयारियों में जुट गया है। 7 फरवरी से शैव परंपरा के अखाड़ों की काशी के लिए रवानगी होगी। आस्था का महापर्व महाकुंभ, श्रद्धा, आस्था, भक्ति का परचम दुनिया भर में लहराया है। महाकुंभ 2025 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक आयोजित होगा। हालांकि महाकुंभ के प्रमुख तीनों अमृत स्नान संपन्न हो चुके हैं, जिसके चलते अखाड़ों का महाकुंभ से प्रस्थान होना शुरू हो चुका है। 13 में से 7 सन्यासी अखाड़ों के नागा साधु और सन्यासी काशी के लिए 7 फरवरी से प्रस्थान करेंगे। 7 फरवरी को जूना अखाड़ा कढ़ी पकौड़ी बांटेगा। जूना अखाड़ा महाकुंभ से जाने से पहले कढ़ी पकौड़ी प्रसाद के रूप में बांटता है। सनातन परंपरा में कुल 13 अखाड़े हैं। 13 अखाड़ों में शैव परंपरा के यानी सन्यासी अखाड़े हैं, वो 7 फरवरी से प्रयागराज महाकुंभ से वाराणसी के लिए प्रस्थान करेंगे। वाराणसी प्रस्थान करने से पहले अखाड़ों में कढ़ी और पकौड़ा बांटने की परंपरा है। सभी अखाड़ों के नागा सन्यासी और जो महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर और जो जगत गुरु होते हैं वो अखाड़े के शिविर में बैठकर कढ़ी पकौड़ी खाते हैं। उसके बाद यहां से वो प्रस्थान करते हैं और इसी परंपरा के चलते 7 फरवरी को जूना अखाड़ा से लेकर दूसरे शैव अखाड़ों में इस तरह से कढ़ी पकौड़ी बांटी जाएगी। यह कढ़ी पकौड़ी लोगों में भी, श्रद्धालुओं में भी प्रसाद के रूप में बांटे जाने की परंपरा है। वहीं बात महाकुंभ से पंच अग्नि अखाड़े के प्रस्थान की करें तो श्री पंच अग्नि अखाड़ा 12 फरवरी तक महाकुंभ में रहेगा। 12 फरवरी को पूर्णमासी का पर्व स्नान है। श्री पंच अग्नि अखाड़े के साधु संत स्नान कर महाकुंभ से प्रस्थान करेंगे। महाकुंभ में बात अगर श्री पंच अग्नि अखाड़े की करें तो पंच अग्नि अखाड़े के नागा साधु और सन्यासी 12 फरवरी तक महाकुंभ के शिविर में रहेंगे। 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा का स्नान करेंगे, यानी पूर्णमासी के स्नान के बाद अग्नि अखाड़े के नागा सन्यासी संत महात्मा मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर काशी के लिए रवाना होंगे। अगर बात हम पंच अग्नि अखाड़े के करें तो यहाँ पर सिर्फ ब्राह्मण ही नागा सन्यासी बन सकते हैं। इस अखाड़े के नियम बेहद कठिन माने जाते हैं। 15 फरवरी को तपोनिधि श्री आनंद अखाड़ा शिविर महाकुंभ मेले से हटेगा। तीनों प्रमुख अमृत स्नान हो चुके हैं, इसलिए अखाड़े के सभी नागा और सभी सन्यासी 7 फरवरी से प्रस्थान करेंगे। वहीं बात अगर तपोनिधि आनंद अखाड़े की करें तो आनंद अखाड़े के संत और नागा सन्यासी 15 फरवरी तक महाकुंभ के शिविर में रहेंगे। हालांकि आनंद अखाड़े के नागा सन्यासी निरंजनी अखाड़े के साथ ही अमृत स्नान करते हैं, लेकिन निरंजनी अखाड़े के 7 फरवरी को काशी जाने के बाद भी आनंद अखाड़े के तमाम नागा सन्यासी यहीं पर मौजूद रहेंगे और 15 फरवरी को पूरी तरह से काशी के लिए प्रस्थान करेंगे। 3 बैरागी अखाड़ों के महाकुंभ से जाने की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। अखाड़ों के प्रमुखों के मुताबिक 7 या फिर 8 फरवरी को वैष्णव साधु महाकुंभ से रवाना होंगे। कुछ महात्मा, खालसाधारी नागा लोग महाकुंभ में पूर्णिमा तक रहेंगे। काशी जाने से पहले अखाड़ों के शिविरों में जो धर्म ध्वजा स्थापित होती है, उनके बंधन ढीले करने की परंपरा है।
धर्म ध्वजा के बंधन ढीले करने का मतलब होता है कि महाकुंभ संपन्न हो रहा है। 7 फरवरी से शैव परंपरा के अखाड़ों की काशी के लिए रवानगी होगी। हालांकि अन्य साधु संत महाकुंभ में बने रहेंगे। आपको बता दें कि काशी में महाशिवरात्रि के अवसर पर अखाड़ों का भव्य जुलूस निकाला जाता है। वो काशी में महादेव के दर्शन करते हैं। काशी में 7 अखाड़े होली तक रहेंगे। होली के बाद अखाड़ों के संत अपने अपने मठ मंदिरों में चले जाएंगे। ये परंपरा जगत गुरु शंकराचार्य जी के समय से चली आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज सिटी। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड दौरे पर हैं। यहां सीएम योगी आज जमकेश्वर के तल्ला बनास गांव स्थित मां गढ़वासनी के मंदिर पहुंचे, जहां उनका जोर शोर से स्वागत हुआ। सीएम योगी को एक त्रिशूल देकर सम्मानित किया गया। मां गढ़वासनी मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। सीएम योगी ने यहां पर रुद्राक्ष का पौधारोपण भी किया। तल्ला बनास में मां का मंदिर है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। मां गढ़वासनी मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहुंचकर पूजा अर्चना की। सीएम योगी को इस दौरान त्रिशूल भी भेंट किया गया। ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, किस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम वहां पर संपन्न हुआ। यमकेश्वर के तल्ला बनास गांव में कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी का ध्यान एक बच्चे ने अपनी ओर खींच लिया। बच्चा योगी की वेशभूषा में था। योगी आदित्यनाथ ने बच्चे को गोद में ले लिया और थोड़ी देर तक बच्चे से खेलते रहे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इससे पहले यमकेश्वर हेलीपैड पहुंचे, जहां से वो यमकेश्वर महादेव के मंदिर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मंदिर में पूजन कर ईश्वर से लोक कल्याण की कामना की। यमकेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, धन सिंह रावत समेत यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट भी उनके साथ मौजूद रहीं। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद सीएम बिथ्याणी के लिए रवाना हुए। क्या नाम है रे? कौन कहाँ से पढ़ते हैं? अच्छा, मुझे क्या तुम्हारा लड़का है? कैसे हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है? यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसान मेले में स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। एक किसान मेला जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर के द्वारा आयोजित किया गया है। मेले में किसानों की खेती किसानी की नई तकनीकी से वैज्ञानिक अवगत कराया गया। साथ ही किसानों को उन्नत नस्ल की बकरियां, मुर्गियां वितरित की जाएंगी। मेले में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल की टीम भी पहुंची है। मेले में देहरादून कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा 16 स्टॉल लगाए गए। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है अमेठी से। भीषण सड़क हादसे में 3 की मौत हुई है। हाइड्रा से टकराए बाइक सवार लड़के, तीनों लड़कों की मौके पर मौत हुई है। शिवरतनगंज थाने के रुकनपुर तोता नगर का यह मामला है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, तीनों लड़कों की मौके पर मौत हुई है। शिवरतनगंज थाना क्षेत्र की घटना है। बड़ी खबर इस वक्त अमेठी में भीषण सड़क हादसे में 3 की मौत हुई है। हाइड्रा से टकराए बाइक सवार लड़के। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव लगातार हमलावर हैं और चुनाव आयोग पर निष्पक्ष चुनाव न कराने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं अब अखिलेश यादव की अपने समर्थकों के साथ संसद के बाहर सफेद कपड़े पर चुनाव आयोग लिखा हुआ एक तस्वीर सामने आई है। इससे पहले भी अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर उपचुनाव पर कहा था कि चुनाव आयोग के ऊपर सफेद कपड़ा डाल देना चाहिए। चुनाव आयोग मर चुका है। ये क्या है? सफेद चादर है। देखिए, चुनाव आयोग पे बगल में ही बिल्डिंग है चुनाव आयोग की। मैं वो लाना भूल गया, सफेद कपड़ा डाल देना चाहिए उसपे, क्योंकि चुनाव आयोग मर चुका है। मैंने सुबह से और समाजवादी पार्टी ने सुबह से लेकर के शाम तक, जब तक चुनाव खत्म हुआ है, 500 कंप्लेंट्स किए। 500 कंप्लेंट। अगर एक भी कंप्लेंट पे उन्होंने कहा, और मैंने अपनी कई प्रेसों में ये कहा था कि मैं चाहता हूं ये चुनाव देखे दुनिया कि लोकतंत्र कैसे चलता है। लोकतंत्र में मैंने सभी प्रेस के लोगों को, बुद्धिजीवियों को और तमाम लोगों को इनवाइट किया था कि आकर के देखें कि मिल्कीपुर का चुनाव कैसा होने जा रहा है।
वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव के बयान पर तीखे प्रहार किए और कहा कि अखिलेश जीते तो ठीक, हार जाएं तो खराब। ये भद्दी भाषा है। अखिलेश यादव जीत जाए तो चुनाव आयोग ठीक है। 5 साल मुख्यमंत्री रहे ना, यही चुनाव आयोग था ना। अभी जो लोकसभा का चुनाव जीते हैं यही चुनाव आयोग था ना। जो मैं बड़ी संख्या में जीत गया, हमने हरा दिया योगी जी को, संविधान लेके घूमते हैं। तो आप जीत जाए तो चुनाव ठीक है, आप हारे तो चुनाव आयोग खराब है। ये कौन सा तर्क है? तो अब चाहते हैं कि जबरदस्ती बूथ कैप्चर करके जीते, फर्जी मतदान करा के जीते, तो चुनाव आयोग तो कार्रवाई करेगा ना, करना भी चाहिए ना। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जब 2012 में डिंपल यादव निर्विरोध जीती थी तब सफेद चादर देनी थी, तब तो गुलाब दे रहे थे। इनके समय 2014 के लोकसभा में आजमगढ़ और कन्नौज में क्या किया उसको याद करिए। आपको लेकर लगातार बीजेपी भरोसा जता रही है कि वो जीत रही है, लेकिन अखिलेश यादव जो है वो चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को तो सफेद चादर दे देनी चाहिए। वो तुम क्या है? मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी 2012 में अगर चुनाव आयोग को चादर दे देते, जब ये इनके मुख्यमंत्री रहते हुए इनकी पत्नी निर्विरोध कन्नौज से सांसद चुनी गई थी, तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन तब तो इन्होंने गुलाब का फूल दिया। किस प्रकार से कन्नौज लोकसभा में इनकी पत्नी निर्विरोध हुई, मुझे लगता है वो कला भी इनको बतानी चाहिए। दूसरा, जिस प्रकार से भी चुनाव होते थे, जिनके मुख्यमंत्री रहते हुए, चाहे 2014 की लोकसभा का चुनाव कन्नौज हो, चाहे आजमगढ़ हो, क्या किया था इन्होंने, कोई भूल सकता है क्या? कोई भी चुनाव प्रक्रिया हो, चाहे अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे इनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हो, वो किस प्रकार से घटी है, चाहे पंचायत के चुनाव हो, चाहे कोई भी चुनाव, किसी प्रकार के चुनाव इनके समय पर हुए हों, उसमें किस प्रकार से इन्होंने लोकतंत्र को लूटा है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। सबसे बड़ा विषय कि जब बैलेट पेपर चला करते थे, किस प्रकार से इनके गुंडे माफिया वोटों को लूट लिया करते थे। जिन गांव से इनको वोट मिलना नहीं, उन गांव में लोगों को निकलने नहीं दिया जाता था। सब ने देखा है, सब जानते हैं। और किस प्रकार से इनके राज्य में पुलिस किस प्रकार का काम करती थी, वो भी सबको पता है। तो मैं समझता हूं कि शायद अखिलेश जी को जो कुछ करते रहे हैं, शायद उनको वही ध्यान में आ रहा है कि दूसरा भी ऐसा ही कर रहा होगा। तो जब जीत जाओ तो सब बहुत अच्छा। यूपी कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश की नई आबकारी नीति 2025-2026 को पास कर दिया गया। इसे लेकर आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि योगी सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। अब उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी शराब और बियर की दुकानें लॉटरी सिस्टम से मिलेंगी। शराब की दुकान के लिए एक आवेदक सिर्फ एक बार आवेदन कर सकता है, जिसके लिए प्रोसेसिंग फीस को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। हर जिले में एक फ्रूट वाइन शॉप खुलेगी। वित्तीय वर्ष 25-26 की आबकारी नीति में सबसे बड़ा जो हमने जो फैसला लिया है, वो इस वर्ष हम लोग ई लॉटरी के माध्यम से प्रदेश की समस्त देशी मदिरा की दुकानें, कंपोजिट दुकानें, मॉडल शॉप्स और भांग की दुकानों के व्यवस्थापन की हम लोग को कराने का हम काम कर रहे हैं। 7 वर्षों से लगातार नवीनीकरण हो रहा था, लेकिन इस बार हम लोग ई लॉटरी के माध्यम से इसको व्यवस्थापन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। गाजियाबाद के थाना वेब सिटी पुलिस ने 9 माह के मासूम बच्चे को सकुशल बरामद किया है। वहीं मानव तस्करी के मामले में पुलिस ने 3 आरोपी मनोज, महावीर और हरबंश सिंह को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि बच्चे को पहले मनोज ने 80,000 में बेच दिया था, फिर महावीर ने हरिवंश को 1.5 लाख रुपए में बेचा। बच्चे को किडनैप होने के बाद खरीदने वाला दंपत्ति उत्तराखंड का रहने वाला था। दंपत्ति को शादी के 20 साल बाद भी बच्चा नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने अपने परिचित से बच्चे का इंतजाम करने को कहा था, जिसे किसी के बच्चे को किडनैप करके उनकी मुराद पूरी की, जो कानूनन अपराध है। इतना ही नहीं, दोनों ने बच्चे को बेचने के बाद मिले पैसों से शराब भी पी। फिलहाल पुलिस ने महज 12 घंटे में बच्चे को सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंप दिया है। बच्चे को सही सलामत देखकर परिजनों ने पुलिस का धन्यवाद दिया। मेरे बिस्तर पे से लेके गया तो मैंने कहा कि बाहर खिलाता हो तो खिलाता होगा। हाँ, 12:30 बजे की बात है। कब बताया था आपने? पुलिस को कब बताया? पुलिस को मैंने शाम को बताया। अच्छा, बेटा मिल गया है, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। बेटे को कितने में बेचा था इसने? 1.5 लाख में। 1.5 लाख में? 1.5 लाख में। कुछ और कहना चाहेंगे?
अच्छा, बच्चा वापस मिला है? वापस मिला, मेरा वापस बच्चा मिला, मुझे बहुत खुशी हुई। इसमें सराहनीय बात यह है कि 12-15 घंटे की लिमिटेड समय में ही थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया है एवं इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है और पैसे भी रिकवर करने के लिए आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित। बरेली में दहेज हत्या मामले में कोर्ट ने 3 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 8 महीने में केस पर फैसला लेते हुए महिला की हत्या मामले में पति, सास और ससुर को फांसी की सजा सुनाई है। बता दें कि 1 मई 2024 में थाना नवाबगंज के एक गांव में विवाहित महिला की हत्या का मामला सामने आया है। इसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट की रवि दिवाकर की अदालत ने सजा का फैसला सुनाया है। बस्ती में चंद्रशेखर हत्याकांड मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। रैया स्वाट और सर्विलांस की टीम ने अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल एक आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है। बता दें कि 25 जनवरी को अधिवक्ता चंद्रशेखर की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद आरोप है कि बहन के ससुराल वालों से विवाद के बाद आपसी रंजिश में हत्या की गई। पीड़ित परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, जिनमें से 4 लोगों को अब तक पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। अन्य अभियुक्त जो इस घटना में शामिल थे, जिसमें एक का नाम संदीप यादव उर्फ मोनू पुत्र जगदीश यादव और दूसरा अनुराग यादव उर्फ राघवेंद्र, इसके पिता का नाम समयदीन है। ये 2 अभियुक्तों को आज गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से जो घटना में प्रयुक्त ब्लैक रंग की स्कॉर्पियो थी, उसको बरामद किया गया है। 2 डंडे जिससे उन्होंने घटना खारिज की थी, उसकी भी बरामदगी की गई है और नियमानुसार उनको न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। संत कबीरनगर जिले में गोरखपुर पुलिस ने गैंगस्टर किरण किन्नर की करीब 25 लाख की संपत्ति को कुर्क किया है। पुलिस की कार्रवाई से पहले डुगडुगी बजाकर मुनादी की गई, फिर मकान पर नोटिस चस्पा किया गया। गोरखपुर के जिलाधिकारी के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। किरण किन्नर पर गोरखपुर में डकैती, गुंडा एक्ट और असामाजिक गतिविधियों में शामिल होने के मुकदमे दर्ज हैं। सजनवास क्षेत्र की तान्या किन्नर की हत्या की कोशिश का भी आरोप है। इसी मामले में किरण को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। आगे बढ़ते हैं। अभिनेता अनुपम खेर के एक्टिंग स्कूल को 20 साल पूरे हो गए हैं। अनुपम खेर ने इस मौके पर एक्टर प्रिपेयर अवार्ड देने की घोषणा की है। अनुपम खेर का कहना है कि 20 सालों से मैं टीचर का रोल निभा रहा हूं। कितने बच्चों ने एडमिशन लिया और उड़ान भरी है। तो अनुपम खेर के एक्टिंग स्कूल के 20 साल यहां पर पूरे हुए हैं। ये बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। एक्टर प्रिपेयर्स के 20 साल पूरे हुए हैं। 20 साल पूरे होने पर एक्टर ने खुशी जताई है। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।